हेलो फ्रेंड्स, अमन सर लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास टॉपिक है क्लास 10th का अवतल दर्पण के लिए UV/F में संबंध। अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। तो दोस्तों, UV तथा F में संबंध जो होता है वो होता है 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है दोस्तों, अब यही सूत्र अवतल दर्पण के लिए भी होता है और यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। दोस्तों, सेम फार्मूला उत्तल के लिए भी होता है और अवतल के लिए भी होता है। अब दोस्तों, इसमें कैसे निकल कर आता है ये सूत्र, हम इस टॉपिक पर उसी पर चर्चा करेंगे, उसी सूत्र का निगमन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम अवतल दर्पण के लिए हल करने जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है M1 M2। अब चूंकि दोस्तों ये अवतल दर्पण है तो पालिश बाहरी पृष्ठ पर होती है। अवतल दर्पण में पालिश बाहरी पृष्ठ पर होती है और परावर्तन उसके आंतरिक पृष्ठ से होता है। तो दोस्तों, इसका ध्रुव मान लेते हैं, इसका ध्रुव P है। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मान लिया दोस्तों, इसका ध्रुव P है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित है। दोस्तों, इसका ध्रुव P मुख्य अक्ष पर स्थित है और दोस्तों मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर केंद्र C और यहाँ पर फोकस F स्थित होता है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे और बढ़ाते हैं, ध्रुव को मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और मान लिया ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष। अब दोस्तों, दर्पण का ध्रुव P मुख्य अक्ष पर स्थित है और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है जिसका नाम है AB नाम की कोई वस्तु स्थित है। दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं AB। ठीक है दोस्तों, AB नाम की कोई वस्तु स्थित है और AB नाम की वस्तु के बिंदु A से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं। दोस्तों, दो प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण जो होती है सीधे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब जैसे मुख्य अक्ष गई है वैसे दूसरी प्रकाश किरण देखिए, जैसे कि हम बना रहे हैं, जैसे मुख्य अक्ष गई है वैसे ये प्रकाश किरण भी जा रही है दोस्तों। और ये जाकर दर्पण के ध्रुव मान लेते हैं R से टकराती है। दर्पण के ध्रुव R से टकराती है और टकराने के तत्पश्चात तुरंत ये वहां से परावर्तित हो जाती है। दोस्तों, टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस F से होकर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुई, यहाँ से एक प्रकाश किरण निकली AR जो कि आपतित किरण है और ये आपतित किरण दर्पण के बिंदु R से टकराकर फोकस F से होकर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आई थी, इस प्रकार आई थी और इस प्रकार चली गई। और दोस्तों, ये तो पहली किरण थी। दूसरी किरण हमारी निकलती है बिंदु A से ही और वो केंद्र C से होकर गुजर जाती है और दर्पण के बिंदु S से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। ठीक है दोस्तों, ये किरण जैसे गई थी और दर्पण के बिंदु S से टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जबकि पहली किरण AR बिंदु A से निकलकर R से टकराती है और टकराने के पश्चात फोकस F से होकर गुजर जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर मुख्य अक्ष से हम एक लंब ले लेते हैं और वो लंब ही हमारा होता है वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु के प्रतिबिंब को हम नाम दे देते हैं A', नहीं, यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा होता है, मतलब कि
प्रतिबिंब उल्टा होने का मतलब है कि बी डैश ए डैश। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वस्तु जो थी ए बी थी और यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है बी डैश ए डैश। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा फिगर, क्योंकि यही फिगर पूरे सूत्र को निगमित करने के लिए कार्य करने वाला है। क्या किया दोस्तों, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर ध्रुव P है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित है। मुख्य अक्ष के सम्मुख, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर वस्तु AB रखी हुई है और वस्तु AB से दो प्रकाश किरणें बिंदु A से निकलती है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण के बिंदु R से टकराकर फोकस F से होकर निकल जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण बिंदु A से निकलकर दर्पण के बिंदु S से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और दोस्तों ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर मुख्य अक्ष से एक लंब B डैश A डैश ले लेते हैं जो कि वस्तु AB का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है दोस्तों, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लिख भी सकते हैं जितनी बातें मैंने बोली कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिस पर ध्रुव P स्थित है, मुख्य अक्ष पर वस्तु AB स्थित है। वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं जिनमें से एक प्रकाश किरण A से निकलकर मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण के ध्रुव R से टकराकर फोकस F से होकर निकल जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण बिंदु A से निकलकर केंद्र C से होते हुए बिंदु S से दर्पण के बिंदु S से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर उस बिंदु पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं जितना मैंने अभी बोला। अब देखिए दोस्तों, हम इसका निगमन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ध्रुव P है और ये वस्तु AB है। तो दोस्तों ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी, ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी ऐसे। और दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, वहां पर जो दूरी नापते हैं हम ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से नापेंगे कि वस्तु की दूरी क्या है, ध्रुव से नापेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ध्रुव से नापेंगे कि केंद्र की दूरी क्या है, ध्रुव से नापते हैं कि फोकस की दूरी क्या है। दोस्तों कभी भी दूरी को उल्टा नहीं नापना है कि हम वस्तु से नापेंगे कि दूरी, ध्रुव की दूरी कितनी है, या फिर हम वस्तु से प्रतिबिंब से नापेंगे कि ध्रुव की दूरी कितनी है। दोस्तों गलत माना जाएगा, ये गलत होता है। हमें हमेशा ध्रुव से दूरी को नापना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं P से ध्रुव से वस्तु AB की दूरी और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी दूरी हो जाएगी U। उसके बाद ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, दोस्तों ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, ये इतनी दूरी दोस्तों ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी होगी और ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग बोलते हैं V। क्या बोलते हैं दोस्तों, V बोलते हैं। उसके बाद ध्रुव P से केंद्र की दूरी, ध्रुव P से केंद्र की दूरी दोस्तों, तो दोस्तों ध्रुव P से केंद्र से जो हमारी दूरी होती है उसे बोलते हैं R, स्मॉल r, उसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुव P से केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों हमारे पास एक दूरी बची है ध्रुव P से F की। दोस्तों ध्रुव P से F की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे प्रदर्शित करते हैं F से। दोस्तों जिसे प्रदर्शित करते हैं F से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों एक लाइन और हमें अभी एक लाइन और बतानी है कि यहाँ पर क्या होता है, बिंदु R से मुख्य अक्ष पर एक लंब गिराते हैं, बिंदु R से मुख्य अक्ष पर एक लंब गिराते हैं और उस लंब का नाम दे देते हैं Rn। उस लंब का नाम दे देते हैं दोस्तों Rn। मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष पर बिंदु R से
एक लंब गिराते हैं जिसका नाम दे देते हैं Rn। ठीक है दोस्तों, अब वो सारी बातें जो मैंने वहां पर नोट की है उसे एक बार यहाँ पर नोट कर रहा हूं कि ध्रुव P से वस्तु की दूरी, ध्रुव P से वस्तु की दूरी अतः PV। अब दोस्तों जब भी हम बात करेंगे ध्रुव P से वस्तु की दूरी को, तो ध्रुव P से वस्तु की दूरी को कहते हैं U। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमारी जो किरण जा रही है वो किरण इस दिशा से उस तरफ को जा रही है, लेकिन हम जो दूरी मापने आ रहे हैं, दूरी मापने के लिए हम उधर से इस दिशा की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों किरण इधर से उस दिशा में जा रही है और दूरी नापने के लिए हम P से वस्तु की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा जब भी होगा, जब भी हम किरण के विपरीत दिशा में गमन करेंगे, किरण के विपरीत दिशा में दूरी देखेंगे, उस समय हम लोग दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दूरी PV होगी वो -U हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सेम दोस्तों हम जब प्रतिबिंब से जब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं, मतलब ध्रुव P और प्रतिबिंब B डैश, तो ध्रुव P से B डैश की दूरी देखते हैं तो दोस्तों वो होती है V, और इसे हम यहाँ पर कहते हैं -V। क्यों कहेंगे दोस्तों -V दूरी? क्योंकि जो हम नापने जा रहे हैं दूरी वो ध्रुव P से प्रतिबिंब की तरफ आ रहे हैं और किरण हमारी ध्रुव की तरफ जा रही है, किरण के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम -V लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेम हमारी कंडीशन होगी वक्रता त्रिज्या R के साथ, मतलब कि P से C की दूरी में, P से C की दूरी, दोस्तों P से C की दूरी क्या होगी? P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या हमारी है R, जिसे हम बोलेंगे -R। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारी एक और दूरी है ध्रुव P से फोकस, ध्रुव P से फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुव P से फोकस की दूरी को बोलेंगे PF, बोलेंगे PF, और PF जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी हमारी -F। ठीक है दोस्तों, क्यों होगी -F? क्योंकि किरण इस दिशा से ध्रुव की तरफ जा रही है और हम दूरी नापने के लिए, दूरी से नापने के लिए ध्रुव P से किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी PB क्या है? PB, तो दोस्तों PB क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये है ध्रुव से वस्तु की दूरी। और दोस्तों PV डैश क्या है? PV डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों समझ लीजिएगा, ये दूरी है और ये ब्रैकेट है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो C है वो ध्रुव से केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी PC, और ध्रुव से फोकस F की दूरी, फोकस F की दूरी PF है दोस्तों, जिसे हम -F बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा हमें, और दूसरा त्रिभुज देखिएगा A डैश B डैश C। देखिए दोस्तों, ये ABC का कोण C है, और ये त्रिभुज A डैश B डैश C का भी कोण C है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोण C जो है ABC त्रिभुज के लिए भी है, और कोण C ही A डैश B डैश के लिए भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं, त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्योंकि दोस्तों कोण सी दोनों त्रिभुजों में पाया जा रहा है, इसलिए ये ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, समान कोण वाले कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोण सी समान कोण है, तो ये समकोणिक बोले जाएंगे, समकोणिक हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम समझ रहे हैं कि ये समकोणिक हैं, तो दोस्तों समकोणिक होने पर क्या होता है, तो समकोणिक होने पर दोस्तों ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि आपको आने वाले क्लासेस में भी काम आने वाला है कि समकोणिक त्रिभुज होने पर उन त्रिभुजों के लंबों का अनुपात उन त्रिभुजों के आधार के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। मतलब कि इसका लंब पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बराबर पहले वाले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे वाले त्रिभुज का आधार होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले वाले त्रिभुज के लंब की बारे में बात करते हैं, तो पहला वाला त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी का लंब कितना है दोस्तों, ए बी होगा। और दोस्तों दूसरे वाले त्रिभुज की बात करें तो दूसरा वाला त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश सी है दोस्तों, तो ए डैश बी डैश सी का लंब कितना है दोस्तों, ए डैश बी है। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटे लंब किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे आधार के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, बी सी पहले वाले त्रिभुज का आधार है और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार बी डैश सी है। ठीक है दोस्तों, बी डैश सी है। अब देखिएगा दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक दूसरा त्रिभुज भी हमारे पास है। वो दूसरा त्रिभुज क्या है, आर एन एफ। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आर है, एन है और ये तीसरा बिंदु एफ है। ठीक है दोस्तों, तथा त्रिभुज आर एन एफ और दोस्तों एक त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है वैसे यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है। कौन सा दोस्तों, एक देखिएगा आर एन एफ हो गया और फिर यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा फिर से दोनों त्रिभुजों में कोण एफ कॉमन है, कोण एफ कॉमन है दोस्तों। एफ आर एन एफ में के लिए भी कोण है और ए डैश बी डैश के लिए भी कोण है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। आर एन एफ समकोणिक हैं। ठीक है दोस्तों, आर एन एफ समकोणिक हैं, आर एन एफ और ए डैश बी डैश समकोणिक हैं। अब दोस्तों फिर से वही, अगर ये समकोणिक है, यदि ये समकोणिक है तो पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब इक्वल हो जाएगा पहले वाले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे वाले त्रिभुज के आधार के। मतलब कि पहले वाले त्रिभुज के और दूसरे वाले त्रिभुज के लंब का अनुपात पहले वाले त्रिभुज के आधार और दूसरे वाले त्रिभुज के आधार के अनुपात के इक्वल हो जाएंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैंने समीकरण 1 में बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि पहले वाले त्रिभुज का लंब, पहले वाला त्रिभुज आर एन एफ, तो इसका लंब आर एन हो जाएगा दोस्तों, आर एन, तथा इसका जो दूसरे वाले त्रिभुज का लंब है दोस्तों वो यह भी ए डैश बी डैश ही रहेगा दोस्तों, ए डैश बी डैश। अब देखिए दोस्तों, इनका लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब, पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बराबर पहले वाले त्रिभुज का दोस्तों आधार, आधार क्या है यहाँ पर एन एफ है फ्रेंड्स, आधार एन एफ। और अब उसके बाद दूसरे वाले त्रिभुज का आधार बी डैश एफ होगा, बी डैश एफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखें आर एन है और यहाँ पर देखिए ये आर एन, ये आर एन,
दोस्तों वस्तु की लंबाई के इक्वल है, जितनी लंबाई का आर एन है उतनी ही लंबाई का ए बी होगा, या फिर कह सकते हैं जितनी लंबाई का ए बी है उतनी ही लंबाई का आर एन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ आर एन बराबर किसके दोस्तों, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तथा दोस्तों हम मान लें यदि बिंदु एन पी के बहुत निकट है, दोस्तों देख पा रहे होंगे कि बिंदु एन पी के बहुत ही निकट है। तो दोस्तों यदि बिंदु एन पी के बहुत निकट है तो लगभग एन जो होगा वो लगभग पी के बराबर माना जाएगा। दोस्तों जो एन होगा वो लगभग पी के बराबर माना जाएगा दोस्तों। इसलिए हम एन से एफ की दूरी को पी से एफ की दूरी बोल सकते हैं। इसका मतलब जहां पर एन हो वहां पर हम पी बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा एन से एफ की दूरी, ये एन से एफ की दूरी को हम बोल सकते हैं पी से एफ की दूरी, क्योंकि दोस्तों एन और पी में कोई खास अंतर नहीं, इसीलिए मैंने कहा एन पी के लगभग बराबर हो जाएगा। तो एन एफ बराबर पी एफ, ठीक है दोस्तों। अब जब एन एफ हमारा इक्वल हो गया पी एफ के, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर एन बराबर ए बी, आर एन के प्लेस पर हमने रख दिया ए बी, और बटे में है अपान में है ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ की जगह पर हम कह सकते हैं पी एफ अपान बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पर बना था इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हमारा बन जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों अगर देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण में कुछ हमें सेम चीजें समझ में आ रही हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से पद हैं, तो देखिएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बी सी अपान बी डैश सी के इक्वल है, और यहाँ पर ए बी अपान ए डैश बी डैश पी एफ अपान बी डैश एफ के इक्वल है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में हम पुट कर दें, तो दोस्तों कह सकते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर दोस्तों हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ए बी ए डैश बी डैश जो है बी सी बी डैश सी के इक्वल है। तो दोस्तों ए बी ए डैश बी डैश के प्लेस पर हम बी सी अपान बी डैश सी लिखते हैं। दोस्तों ए बी अपान ए डैश बी डैश के प्लेस पर बी सी अपान बी डैश सी लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, पी एफ अपान बी डैश एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर हम काफी हद तक इस सूत्र के करीब आ चुके हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात, गौर देने वाली बात यहाँ पर ज्यादा शुरू हो जाती है। देखिएगा, एक बात का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि कोई भी दूरी ध्रुव से ली जाती है, कोई भी दूरी ध्रुव से ली जाती है, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हमारी आई हैं उन वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे ध्रुव से दूरी के रूप में, बदलेंगे ध्रुव से दूरी के रूप में। तो दोस्तों B से C की दूरी, B से C की दूरी को अगर हम ध्रुव के रूप में बदलें तो B कहाँ पर है हमारा दोस्तों, C कहाँ पर है दोस्तों, B हमारा यहाँ पर है और C हमारा यहाँ पर है। तो B से C की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा बिंदु B है, ये हमारा बिंदु C है और ये हमारा ध्रुव P है। B से C की दूरी को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, ध्रुव के रूप में। तो दोस्तों अगर हमें B से C की दूरी निकालनी है, B से C की दूरी निकालनी है, तो हम बोल सकते हैं कि P से B की दूरी PB और माइनस कर दो दोस्तों PC, तो निकल कर क्या आ जाएगा दोस्तों,
बी सी निकल कर आ जाएगा। अगर बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि हमें पता करना है बी सी की दूरी कितनी है, तो हम कह सकते हैं पी बी से माइनस कर दो पी सी दूरी, पी बी की दूरी से माइनस कर दो पी सी की दूरी, तो हमें मिल जाएगी बी सी की दूरी। तो दोस्तों बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी से सी की दूरी को बोल सकते हैं पी बी माइनस पी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये वाली दूरी तो हमारी कन्वर्ट हो गई है ध्रुव के रूप में। देखिए दोनों दूरियां ध्रुव के रूप में ही हैं। अब अपान में चलते हैं और अपान में क्या लिखा है बी डैश सी, बी डैश सी। अब देखिएगा बी डैश सी कहां पर है हमारी, तो बी डैश सी आप देख पा रहे होंगे बी डैश बिंदु यहां पर है, ये यहां पर, और दोस्तों सी जो है हमारा यहाँ पर है, और बी डैश सी को हमें कन्वर्ट करना है ध्रुव के रूप में। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, बी डैश सी की दूरी निकालने के लिए हम कह सकते हैं पी से सी की दूरी से माइनस कर दें पी बी डैश की दूरी, पी सी से माइनस कर दें पी बी डैश की दूरी। दोस्तों पी सी माइनस पी बी डैश हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल, देखिएगा फिर से दोनों दूरियां हमारी ध्रुव के रूप में आ गई। अब देखिए P से F, तो P से F हमें गिवन है दोस्तों ध्रुव के रूप में, तो इसमें हमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना, क्योंकि ध्रुव के रूप में दूरी है। और उसके बाद अपान, हाँ ये देखिए B डैश F आ गया, इसमें करना पड़ेगा, दूरी ध्रुव के रूप में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों B डैश F हमारा B डैश यहाँ पर है और F यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं इसे एक बार फिर से, तो आप समझने के लिए आसान होगा आपको। बी डैश एफ हमारा बी डैश यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो दोस्तों बी डैश एफ की अगर दूरी निकालनी चाहते हैं तो हम पी से बी की दूरी निकाल लें, पी बी, और दोस्तों उससे माइनस कर दें पी एफ को, तो आराम से एकदम सिंपल रूप से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी बी एफ, बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, बी डैश एफ। अब देखिएगा यहाँ पर अब हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आप ऊपर देखिएगा तो मैंने पहले से लिख दिया था P से B की दूरी को माइनस यू कहते हैं, तो BB के प्लेस पर माइनस यू हो गया दोस्तों। फिर माइनस PC, तो PC को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनस का R, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, और उसके बाद अपान PC, तो PC के दोस्तों फिर से माइनस R, और फिर उसके बाद माइनस PB डैश, तो PB डैश क्या है, माइनस का v है, तो माइनस का v हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद इक्वल, फिर क्या है दोस्तों P से F की दूरी, तो P से F की दूरी को माइनस F कहते हैं, अपान PB डैश माइनस v है, माइनस PF की दूरी फिर से दोस्तों माइनस F हो जाएगी। और दोस्तों अब हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा R यहाँ पर आया है दोस्तों, और R हमारा सूत्र में कहीं आने वाला नहीं, R को हम बदलेंगे। एक दोस्तों फार्मूला होता है F इक्वल टू R बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 2 को यहाँ पर ले आए तो वहाँ पर डिवाइड यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इक्वल टू दोस्तों निकल कर आ जाएगा हमारा 2F। तो जहाँ जहाँ पर R है दोस्तों वहाँ वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 2F, तो दोस्तों माइनस यू और फिर माइनस माइनस प्लस, और R की जगह 2F दोस्तों बाई माइनस आर की जगह माइनस 2F हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और v की जगह दोस्तों v ही रहेगा, इक्वल टू माइनस एफ अपान दोस्तों माइनस v, माइनस माइनस प्लस, और फिर f। अब दोस्तों कुछ भी नहीं बचा है, छोटी सी बात बची है कि हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें देखिएगा तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक हो गया, ये अब दूसरे वाले पक्ष के हर का गुणा पहले वाले पक्ष के अंश से, और पहले वाले पक्ष के हर का गुणा दूसरे वाले पक्ष के अंश से कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। तो क्या करें, माइनस यू प्लस का 2F, इसे मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, माइनस का u प्लस का 2F, माइनस का u प्लस का 2F मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस की b और प्लस के f से।
फिर ठीक है दोस्तों, उसके बाद इक्वल माइनस का एफ पहले से वहां पर विराजमान है, कौन जाएगा उसके पास मल्टीप्लाई के लिए, माइनस का 2f और दोस्तों प्लस का v, प्लस का v। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस u इंटू वी, यू वी माइनस प्लस माइनस u इंटू एफ, यू एफ प्लस 2f इंटू, देखिए प्लस माइनस माइनस 2f इंटू वी, 2f v प्लस 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 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर दोस्तों इक्वल टू माइनस माइनस प्लस f इंटू 2f, 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस f इंटू वी, एफ वी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारा इस पक्ष में और दूसरे वाले पक्ष में, दोनों पक्षों में 2f स्क्वायर सेम है, मतलब कि अगर दोनों पक्ष में समान चिन्ह वाली चीजें मिलती हैं तो उन्हें हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, यू वी माइनस यू एफ, ठीक है दोस्तों, और माइनस का 2f v माइनस का हम उस पक्ष में भेज देते हैं। तो दोस्तों ये उधर जा करके पहले से वहाँ माइनस एफ वी है, ये माइनस 2f v उधर जाएगा तो प्लस का 2f v हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यू वी माइनस एफ यू एफ फिर इक्वल टू 2f v में से अगर एफ वी माइनस होगा एक एफ वी बचता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों ही पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर। अब देखिएगा दोस्तों हम इसमें भाग देने जा रहे हैं यू वी एफ से, दोनों पक्षों में अगर हम यू वी एफ से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, ये देखिए यू वी था और यू वी एफ से भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस यू एफ था और यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, इक्वल टू एफ वी था और दोस्तों यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, यू वी एफ से। अब देखिएगा u से u कैंसिल, v से v कैंसिल हो जा रहा है, इस u से u कैंसिल और ये f से ये वाला f कैंसिल, इधर इस f से ये वाला f कैंसिल दोस्तों और इस वाले v से ये वाला v कैंसिल। बचा क्या, उसे नोट करते हैं दोस्तों, ऊपर 1 1 1 क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया ऊपर, तो ऊपर आया 1 और दोस्तों नीचे हमारा बचा f। ठीक है दोस्तों, माइनस ये ऊपर आया दोस्तों 1 और नीचे क्या बचा दोस्तों v। अब देखिए दोस्तों इक्वल टू, ऊपर आया दोस्तों हमारा 1 और नीचे आया दोस्तों हमारा u। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा देखिएगा, लगभग लगभग हम सूत्र के करीब पहुंच गए, सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है और वो भी क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u और माइनस का 1/v उधर जाएगा दोस्तों, प्लस का 1/v हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लस का 1/v हो जाता है और आप देख पा रहे हैं इस पूरे सूत्र का हो गया पोस्टमार्टम और स्थापित। ठीक है दोस्तों, सूत्र का पोस्टमार्टम हो चुका है, जितना लंबा था वो हमारा आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा सूत्र का नियमन कि अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध 1/f = 1/v + 1/u होता है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि उत्तल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।